नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बात करेंगे देश में बेरोजगारी का एक नया बम फूटने वाला है उसके बारे में। आपके अपने घर को लेकर, आपके सपनों का जो घर है उसको लेकर जो नई समस्या खड़ी हुई है और किस तरह से एक नया पूरी इकोनॉमी को झटका लगने वाला, जो इकोनॉमी के रूट्स हैं उन पे धक्का लगने वाला है, इसको लेकर। और सरकार के बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं उनकी लागत बढ़ने को लेकर। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। आपको हमारा एक बार कोड भी कई जगह पर स्क्रीन पर दिखेगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो एक बार सावधानी से चेक कर लें कि क्या आपको जो घंटी वाला बटन आपने दबाया और घंटी वाले बटन के साथ में क्या व्यू ऑल आपने ऑयल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो आने वाले समय में हो सकता है आपको वीडियो मिलने में दिक्कत हो, क्योंकि आप देखते होंगे कि मेरे वीडियो आपको अक्सर सजेस्टेड वीडियोज़ में मिल जाया करते थे। आपके वीडियो एक वीडियो देख रहे होते थे, उसके बगल में अब कुछ दिक्कत हुई है यूट्यूब में, इसके कारण बहुत सारे वीडियोस सजेस्टेड वीडियोस में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी अब आपको वीडियो मिलेंगे तो सिर्फ अलर्ट से ही मिलेंगे। बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या बनने वाली है और बेरोज़गारी भी वो बेरोज़गारी जिस बेरोज़गारी का सीधा कनेक्शन हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी से है, मज़दूर से है। एक ऐसे आदमी से जो दिहाड़ी मज़दूर है, एक ऐसे आदमी से है जिसके ज़रिए इस देश की इकोनॉमी चलती है। अब इस देश की इकोनॉमी मज़दूर के ज़रिए कैसे चलती है, इसको अगर समझना है आपको, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जो मज़दूर गरीब आदमी है, मैं पहले कई वीडियोज़ में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों की परचेजिंग करता है और अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर अदा करता है। जैसे माचिस खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, आटा खरीदेगा, नमक खरीदेगा। और जब वो ये चीज़ें खरीद रहा होता है तो उसके साथ साथ वो टैक्स भी दे रहा होता है और उस टैक्स के ज़रिए सरकार को पैसा मिलता है, पहली चीज़। और दूसरा, उस टैक्स के ज़रिए ये जितनी चीज़ें खरीदता है उसको बनाने वाली इंडस्ट्री जो है वो काम करती है और उस इंडस्ट्री का जब कारोबार बढ़ता है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और उस इंडस्ट्री को मिलने वाला जो कच्चा माल है वो जहाँ से भी आता है वहाँ से भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ये एक बड़ा जो मज़दूर है वो भारत में रोज़गार का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारक है जो इस देश में रोज़गार पैदा करता है। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि पूंजीपति देश में रोज़गार लाते हैं, वो उद्योग लगाते हैं। सच तो ये है कि वो क्या करते हैं, कल आपने वीडियो में देख लिया होगा, सरकार से पैसा लेते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, ज़मीनें लेते हैं, पैसे को साइफन ऑफ करके विदेश भेज देते हैं। उसके बाद बोलते हैं मेरी कंपनी कंगाल हो गई। 100 रुपये की कंपनी 5 रुपये में बिकती है, बैंक का 95% पैसा डूब जाता है। ये हमारे देश के पूंजीपतियों की सेवा है। एक दो नहीं, 50 हैं जो इस तरह से सरकारी पैसा लेकर दाएं बाएं हो चुके हैं। बहुत सारे आपके पास में बहुत सारे स्कैम हैं, फाइल्स हैं, मैं उधर नहीं जाऊँगा वरना वीडियो भटक जाएगा। मैं रोज़गार पर ही रहना चाहता हूँ। तो ये मज़दूर जो होता है ये सबको रोज़गार देता है और ये सबको रोज़गार तभी दे सकता है जब इसको रोज़गार मिले। तो मज़दूर को रोज़गार कहाँ से मिलता है, ये बड़ा सवाल। मज़दूर को दो तरह से रोज़गार मिलता है, एक संगठित क्षेत्र में, एक असंगठित क्षेत्र में। और जो दोनों ही तरह के संगठित और असंगठित क्षेत्र के ऐसे उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं जिनमें ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सबसे ऊपर है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब समाज में मंदी आती है तो सरकार एक सेफगार्ड बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ा देती है, मेट्रो बनाने लगती है, पुल बनाने लगती है और दूसरे कंस्ट्रक्शन के काम करने लगती है ताकि गरीब आदमी के पास पैसा पहुँचे और सरकार और एक मूवमेंट आ जाए मार्केट में। लिक्विडिटी का जो क्राइसिस होता है, बाज़ार में पैसे की कमी होती है, उसको दूर करने के लिए अक्सर सरकार ये तरीका अपनाती है। अब अगर इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा? आज वही हो रहा है।
कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, जहाँ पे भवन निर्माण होता है, चाहे वो पुल बन रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस में आ चुका है, बहुत बड़े संकट में पड़ चुका है, और जिसका सीधा का सीधा प्रभाव उस मज़दूर पर पड़ने वाला है जो उस पूरे देश की धुरी को चला रहा है। स्टील के दाम 135% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 135% बढ़े हैं, मतलब 235% हो गए हैं। इसी तरह से एल्युमिनियम के दाम भी 60% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सीमेंट के दाम भी 30 से 40% बढ़ चुके हैं। और इसके कारण जो ये तीनों कंस्ट्रक्शन के मूल एलिमेंट हैं, और इसके कारण जो कंस्ट्रक्शन की जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल लगता है, उसकी कॉस्ट करीब 50% बढ़ गई। मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आयरन की दाम क्यों बढ़ रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह की स्थितियाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ पे बाढ़ आ गई है, कोयला खदानों से उत्खनन नहीं हो रहा है, चीन का भी रवैया, और बहुत सारी चीज़ें बताई थी जिसके कारण दाम बढ़ गया है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण लगातार दाम बढ़ रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट हैं, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन का जो धंधा है, इसमें 50% की लागत बढ़ गई है, और ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 30% तक बढ़ गई है। और इसका मतलब ये है कि जो घर आपने बुक किया हुआ है किसी बिल्डर के पास में, आपने सोचा प्रधानमंत्री रोज़गार योजना में या प्रधानमंत्री आवास योजना में या किसी और योजना में जो आप मकान खरीदने वाले हैं, या आप अपने एक फ़्लैट, लग्जरी फ्लैट, जैसा भी फ्लैट आपने बुक किया है, उसकी कॉस्ट 15 से 20% बढ़ने वाली है। आपने जब फ्लैट खरीदा तो एक ख़ास दाम पे आपने समझौता किया है, और जो आपके बिल्डर महोदय हैं वो आपको, जाहिर बात है, उससे घाटा उठाकर तो बिल्डिंग देंगे नहीं, यानी वो आर्म ट्विस्टिंग शुरू करेंगे और आपसे ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इस चक्कर में हो सकता है कि प्रोजेक्ट लटक जाएं। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री, उसकी जो हालत है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि कुछ और बैंकरप्सी आ जाए और कुछ और बिल्डर मैदान छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि बिल्डरों के पास जो पैसा आता है उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे धन की होती है जो गैरकानूनी तरीके से कमाया गया होता है, काला धन होता है, रिश्वतखोरी का पैसा, अधिकारियों का पैसा, मंत्रियों का, नेताओं का पैसा, वो बैकडोर से फंड करते हैं। और जब घाटा होने लगता है तो उनके पास में समस्या खड़ी हो जाती है। बिल्डर को तो टाइम पे पैसा लौटाना होता है और उस चक्कर में वो डूब जाता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपके महंगे होते हैं तो एक तरफ तो ये जो मज़दूर है इसको काम नहीं मिल रहा है, इसके कारण भारत में लगातार चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। दूसरी तरफ जो सरकार है, जो सरकार तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बना रही है, हाईवे बना रही है, सड़क बना रही है, इमारतें बना रही है, डैम बना रही है, ग्राम सड़क योजना पे काम कर रही है, उन सारी जगहों पे महंगाई बढ़ने वाली, यानी सरकारी प्रोजेक्ट की लागत अधिक बढ़ने वाली है। और जब सरकार के प्रोजेक्ट की लागत अधिक बढ़ेगी तो उसको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। ज़्यादा पैसा लेने के लिए वो क्या करेगी? टैक्स वसूल करेगी। अब एक तरफ से जब गरीब आदमी के पास में रोज़गार नहीं है तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो जीएसटी कहाँ से आएगी सरकार के पास? इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ से आएगा? वो कम आएगा। सरकार का खर्चा बढ़ गया, टैक्स कम आ रहा है तो क्या करेगी? टैक्स के नए नए ज़रिए ढूंढेगी, आपकी गर्दन काटेगी, इसकी गर्दन काटेगी, उसकी गर्दन काटेगी, यानी महंगाई महंगाई महंगाई। और हर तरह की महंगाई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। खाने की महंगाई हम झेल चुके हैं, तेल की महंगाई हम झेल चुके हैं, हर तरह की महंगाई हम लगातार झेल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इस राम राज पे, ये राम राज है जिसको राम राज कहा जाता है, राम के बेटों का राज है, राम के सपूतों का राज है, इनके राज में एक चीज़ फिर भी सस्ती हो गई है। अब ये राम राज कहें ना कहें लेकिन सस्ती हो गई है। आपके मन में आएगा कौन सी चीज़ सस्ती हो गई? सब कुछ तो महंगा हो रहा है, और वो चीज़ है विदेशी ब्रांड की दारू, यानी शराब। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब सस्ती होने जा रही है। कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। आप घर में ज़्यादा दारू स्टोर कर सकते हैं। विदेशी ब्रांड पर एक्साइज ड्यूटी 10% घटा दी गई है, और 110 रुपये वाला देसी दारू का पौआ
₹85 का हो गया है। ये एक खबर है, यानी शराब सस्ती हो रही है इस देश में और जीना महंगा हो रहा है इस देश में। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश का उदाहरण दूंगा तो लोग बार बार अटैक करेंगे, हर चीज़ में पार्टी ढूंढते हैं। तो केजरीवाल साहब ने भी दिल्ली में बहुत सारी शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे काम किए हैं। तो जो भी है, हिंदुस्तान का ये तस्वीर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे निचोड़ में देखें तो 50% लागत बढ़ गई है। ओवरऑल रियल एस्टेट फ्लैट अगर आप देखें तो 15 से 20% कम से कम महंगे हो गए हैं। और इस महंगाई का सारा ठीकरा आपके सर फूटने वाला है, उस आदमी के सर जिसकी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, जिसकी EMI अब बढ़ने वाली है क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और उसके पास चुकाने को पैसे नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने है जिसको मैंने रख दिया है। ये एक नया खतरनाक बम है बेरोज़गारी का, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इस एक पिरामिड में सबसे ज़्यादा जो बॉटम पे लोग हैं वो मजदूरी हैं। और वो सारा का सारा मजदूर वो जड़ हैं इस देश की अर्थव्यवस्था की। और उन मजदूरों के पास में जब काम नहीं होगा तो ये अर्थव्यवस्था का पेड़ सूख भी सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।